Good evening, students. This is Preeti, your chemistry teacher. Welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. Let's crack class 9th and 10th CBSE exam with Unacademy top educator, quality content, and with great learning experience. I hope you all are doing well and thank you so much जिन भी बच्चों ने मुझे विश किया टीचर्स डे. थैंक यू सो मच. जो भी नए बच्चे हैं उनको मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है. माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आई हैव डन मास्टर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड आई एम केमिस्ट्री एजुकेटर ऑन दिस लार्जेस्ट इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म. And I have 5+ years of teaching experience and I have mentored many students for CBSE, ICSE, Olympiad and NTSE exam. आज की जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं. दैट इज़ वन इज़ अलोइंग, व्हाट इज़ अलोइंग, उसको ब्रीफ में बताया है. और एक है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इट इज़ जस्ट लाइक योर रिएक्टिविटी सीरीज को ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं. वो क्वांटिटेटिवली हम कैसे बता सकते हैं कि विच मेटल इज मोर रिएक्टिव देन अदर मेटल. तो वो सेशन है, तो जुड़े रहना लास्ट तक और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को. सो लेट्स क्रैक क्लास 10 CBSE एग्जाम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. अगर आपको ये ना पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो अनअकैडमी का जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो इस समय इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है और सबसे ज़्यादा व्यूज़ पाने वाला चैनल है एजुकेशन सेक्टर में. हमें रफली 500 मिलियन व्यूज़ आते हैं पर मंथ और टारगेट है अभी 50 लाख पर डे व्यू आ रहे हैं और हमारा टारगेट है कि ये हम अचीव कर ले 1 करोड़ व्यूज़ 2021 तक. तो बच्चों को साथ देना है हमारा इस टारगेट को अचीव करने में. तो मैं कोशिश करूंगी, मैं चाहूंगी और सभी एजुकेटर चाहेंगे कि हम 2020 की लास्ट तक में ही ये हमारा जो टारगेट है अचीव कर लें. सो लेट अस सी हाउ यू गाइस कैन अचीव योर ड्रीम बाय एनरोलिंग इन सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफ अनअकैडमी. बहुत ही बढ़िया प्लान है, सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसमें प्लस एजुकेटर्स, जिस बच्चों को ना पता हो, प्लस एजुकेटर्स जो हैं वो पढ़ाते हैं. यानी तो प्लस में जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के ऑल ओवर इंडिया के जो एजुकेटर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं. तो आपको हर टीचर, जो भी आपका मनचाहा टीचर है, कहीं पे भी आपको पता है कि वो पूरे इंडिया में जहाँ भी है वो अनअकैडमी पे ज़रूर है और आपको उससे पढ़ने का मौका मिलेगा प्लस सेशन में. सो फॉर दैट यूल हैव टू बाय दिस सब्सक्रिप्शन प्लान. बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही रीजनेबल प्लान है, सबके लिए प्लान है. इसमें क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स. लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं. यू कैन एंगेज इन डिस्कशन, यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड आंसर पोल जो बहुत ही मज़ेदार होते हैं. स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा यानी सारा का सारा कोर्स आपका एक जगह पे होगा, जो भी आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी. वो एजुकेटर्स आपका सारा ध्यान रखेंगे. लाइव टेस्ट एंड क्विज होंगे यानी यू कैन इवेलुएट योर प्रिपरेशन, यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस. मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि परफॉर्मेंस एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए. Last but not least, you will get unlimited access, means one subscription get you access to all live and recorded courses to watch from the comfort of your डिवाइस. यानी आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने घर बैठे अपने पजामाज में ही ये सारी की सारी पढ़ाई कर सकते हैं. तो दीज आर टॉप एजुकेटर जो भी 9th-10th को पढ़ाते हैं. और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं. दिस इज़ योर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस यानी 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके. एंड ओनली वन सोल्यूशन इज देयर, दैट इज अनअकैडमी. जल्दी से एनरोल हो सब्सक्रिप्शन प्लान में और आपको फ़ायदा मिलेगा. अभी मैं आपको प्राइसिंग भी बताती हूँ. तो दिस इज़ आर टेलीग्राम ऐप, ऑफिशियल टेलीग्राम ऐप. जल्दी से इसमें भी जुड़ जाओ बिकॉज यहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोज़ स्पेशल क्लास की और यूट्यूब की अपने सभी टीचर्स की मिल जाएगी. ठीक है. तो दिस इज अबाउट प्राइसिंग. 9th से लेके 12th तक ये 9th क्लास के बच्चों के लिए है, 9th क्लास के बच्चों के लिए. और 10th से 12th तक का, क्योंकि आप 10th क्लास में हो, जो 9th क्लास के बच्चे वो इसको देखिए, जो 10th क्लास में है वो इसको देखिए. बहुत ही अमेजिंग प्लान है क्योंकि 3 साल की पढ़ाई का आपको एक साथ देना है. और इसमें जो बच्चा नहीं दे सकता, वी हैव EMI ऑप्शंस टू.
ये है 12 मंथ्स, 24 एंड 36 मंथ्स का प्लान है। तो 12 मंथ्स में आपको ये मिलता है 13,500, जिसमें फर्दर 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। 24 मंथ्स का आपको मिलेगा इतने में, जिसमें फिर से आपको 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा 36 में। 36 मंथ्स में आपको सिर्फ 800 जो फर्दर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो 700 समथिंग का पड़ जाएगा। यानी आप 750 में 3 साल पढ़ेंगे और 11th-12th की भी पढ़ाई आपकी सेम प्राइस में होगी। सो है ना मज़ेदार बात, और बहुत ही अफोर्डेबल है। यानी ये हर बच्चे के लिए, क्योंकि हम बच्चे हर टाइप के बच्चे हैं, हम बहुत सारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और हमें क्वालिटी एजुकेशन भी चाहिए। यानी आप आपका ड्रीम नहीं रुकेगा। आपको IITian बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या आपको CA की तैयारी करनी है, आप अनअकैडमी पे सारे प्लेटफॉर्म आप आपके लिए खुले हुए हैं। आपको बस सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है, एनरोल होना है, और वो भी बहुत ही कम अमाउंट में। तो आपको बहुत हैवी फीस भी नहीं पे करनी। और अगर आप मेरा डिस्काउंट लगाते हैं, दैट इज PREETI, भूलें नहीं, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। ये कोड लगाओगे आप तो आपको 10% का फर्दर रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन प्लान और डिस्काउंट, आपको मुझे जो अनअकैडमी का हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करना पड़ेगा। यू कैन मैसेज मी ऑन अनअकैडमी। जो मैसेज का इनबॉक्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप मैसेज करें और मैं आपको फर्दर और भी जो भी जानकारी है वो ज़रूर दूंगी। सो अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे, टॉपिक पे, दैट इज अलोइंग। आपको लग रहा होगा अलोय मैम ये तो बहुत ईजी है। कई बच्चों को बहुत मुश्किल भी लगता है कि ये अलोय है क्या, क्या होता है अलोइंग। अलोइंग बहुत ही पुराने जमाने से चलता आ रहा है, यानी हमारे दादा परदादा और भी पीछे से, जो ये एज था स्टोन एज, आयरन एज, उससे पहले जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता हो, तो वहां पे ब्रॉन्ज का यूज होता था। ठीक है, ब्रॉन्ज का किस में यूज होता था? वेपन्स में यूज होता था, मूर्ति बनाने के लिए यूज होती थी, स्टैचूज बनाने के लिए। आज भी यूज होता है। तो आप देखो कितने साल पहले हमारे एंसेस्टर्स को पता था कि अलोइंग इज अ गुड ऑप्शन। सो हम भी देखते हैं अब तो बहुत सारे अलॉयज हैं और हमारी लाइफ बहुत ही स्मूथ होगी, बहुत ही अच्छी होगी अलॉय की वजह से। आपके डोर के जो हैंडल्स हैं वो भी अलॉइंग का है, जो बहुत ही शाइनी होते हैं, वो भी अलॉय की वजह से। उसमें भी क्रोम प्लेटिंग भी होती है, अलॉइंग भी होती है, क्योंकि पहले के टाइम में आपको याद हो तो आयरन के जो हैंडल्स होते थे, लोहे के हैंडल्स होते थे, उसमें जंग लग जाता था और वो वीक हो जाते थे। ठीक है, पेंट करेंगे तो पेंट भी उखड़ जाता था। उसी तरह जो आपकी ये होती है आयरन नेल्स होते हैं, कील होती है, जो बाहर है, मान लो कोई आउटडोर प्रोजेक्ट है और उसमें अगर मैं कील लगा दूँ तो वो रस्टिंग हो जाएगी, और उसका जो रस्टिंग क्या है, इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर मेटल आयरन। तो वो क्या, उसको डिग्रेड करता रहता है। तो हमारे पास कुछ ना कोई ऑप्शन तो होना चाहिए, ऐसे तो हमारा सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा। रेलवे ट्रैक्स भी आयरन के बनते हैं, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनती है आयरन की। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? सो इसका क्या उपाय है? अलोइंग। अलोइंग इज बेस्ट ऑप्शन, और इसके बहुत ही फायदे हैं। ये जो नॉर्मल मेटल है, मेटल को बहुत ही हाई क्लास बना देता है, टॉप क्वालिटी बना देता है। सिर्फ कुछ अमाउंट मिक्स होता है अदर मेटल। तो बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी है ये केमिस्ट्री में। लेट अस स्टार्ट। So this is some introduction. The properties and behavior of metal or alloy depend on their structure, processing history and composition. तो किसी भी मेटल का बिहेवियर, इवन नॉन मेटल का बिहेवियर, आपको बताया था केमिस्ट्री में, किसी भी मेटल नॉन मेटल का बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? उसकी प्रॉपर्टीज पे, उसके स्ट्रक्चर पे, उसका कॉम्पोजिशन। अगर हम अलॉय की बात करें, क्योंकि मेटल नॉन मेटल क्या है, दे आर एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है, जो एटम्स है, वो तो सेम होंगे, बट अलॉयज में तो डिफरेंट कॉम्पोजिशन होते हैं ना, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटल मेटल का। तो उस पर डिपेंड करता है उसका प्रॉपर्टी, उसका बिहेवियर। ऐसा नहीं है कि आयरन की जो प्रॉपर्टी होगी अलॉयज में सेम ही रहेगी, डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो आयरन होता है, जो एक्चुअल हम आयरन लेके आते हैं, कास्ट आयरन, पिग आयरन, बहुत सारे टाइप के आयरन होते हैं, रॉट आयरन, तो वो ब्रिटल होता है। ठीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि हमें आयरन की तो बहुत ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, फ्लाईओवर में आपको आयरन की ज़रूरत है। जैसे आपने सुना होगा कई बार करप्शन की वजह से कई नए नए जो फ्लाईओवर हैं वो भी सिंक हो जाते हैं, सैग सैग हो जाते हैं, कहीं से टूट जाते हैं, क्योंकि उसमें जो मटेरियल है वो अच्छा नहीं लगाया होता। और जो आयरन है, आयरन में जो अमाउंट डाली जाती है अदर मेटल और नॉन मेटल की, वो भी सही नहीं होती। उस पर डिपेंड करता है, जितना आप रेशियो बढ़ाओगे उतना ही आपको क्वालिटी मिलेगी, उस हिसाब से क्वालिटी मिलेगी।
सो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर जो भी अलॉयज होते हैं या मेटल होते हैं उसका डिपेंड करता है ऑन देयर स्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग हिस्ट्री एंड कॉम्पोजिशन। सो स्ट्रक्चर ऑफ अलॉयज, अब हम अलॉयज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बिकॉज कॉम्पोजिशन ये हम आगे बात करेंगे। क्विज भी है आपके लिए, क्वेश्चंस है जिसमें मैंने आपको जो भी मेन मेटल अलॉयज हैं उनके बारे में बताया है, आप बताओगे मुझे। So alloy is, what is alloy? Alloy is first it is homogeneous mixture, ये याद रखना आपको, alloys are homogeneous mixture, बहुत ही important है, MCQs में जनरली आ जाता है alloy is homogeneous और heterogeneous, ठीक है। तो alloy क्या है? homogeneous mixture है and it is a mixture of, किस चीज का मिक्सचर है ये मिक्सचर है मेटल मेटल और मेटल नॉन मेटल का। नॉन मेटल का नहीं होता, नॉन मेटल नहीं है, बट मेटल मेटल और मेटल नॉन मेटल है। जनरली मेटल मेटल का ही होता है ज्यादातर, बिकॉज आपको पता है कि जो नॉन मेटल है उनमें ज्यादातर तो गैसेस ही हैं। सो एन अलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स, वन बीइंग अ मेटल। तो दो या दो से ज्यादा केमिकल एलिमेंट्स एंड एलिमेंट कैन बी नॉन मेटल टू। तो एक क्या होगा मेटल, दूसरा मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अलॉयज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपने नहीं पढ़ा होगा, आई एम श्योर आपने नहीं पढ़ा होगा। सो आपको एक नई चीज पता चलेगी अलॉय के बारे में कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉय। तो अलॉयज को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, वन इज फेरस एंड अदर इज नॉन फेरस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिना डेफिनेशन बताए कि फेरस और नॉन फेरस में क्या डिफरेंस है। फेरस इज रिलेटेड टू विच एलिमेंट, बताओ जल्दी से। Ferrous is related to ferrum and ferrum is related to iron. So there are two types of alloys. One is ferrous means जिसमें iron होता है. Iron is second most abundant element. Comment करके आप बताओ which is most abundant metal in earth crust. Earth crust में सबसे abundant metal कौन सा है? ये आपको कमेंट करके बताना है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं मेटल नॉन मेटल में। सो वन इज फेरस विच कंटेन वन एटलीस्ट, जो एक एलिमेंट होगा वो आयरन होगा, एंड अदर इज नॉन फेरस। नॉन फेरस मतलब विदाउट आयरन, सो जिसमें आयरन ना हो वो क्या होगा, दैट विल बी नॉन एज नॉन फेरस अलॉय। यूजुअली मोर एक्सपेंसिव देन फेरस मेटल, बिकॉज फेरस के अबंडेंट है, बहुत सारा है हमारे पास, तो वो थोड़ा सा सस्ता होता है। बट नॉन फेरस है जो इसमें आयरन नहीं होता वो जनरली कॉस्टलियर होता है एज कम्पेयर टू फेरस अलॉयज। दिस इज सम, आई हैव मेंशन्ड वन टेबल जिसमें आपको पता होगा प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ मेजर अलॉइंग एलिमेंट्स इन स्टील। स्टील में अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स को मिला दें तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं वो इस तरह से ही होते हैं। लाइक इफ आई ऐड एल्यूमिनियम लाइक 0.95 और 1%, देन इट विल क्या होगा, इसका प्राइमरी फंक्शन होगा अलोइंग एलिमेंट इन नाइट्राइडिंग स्टील। बिस्मथ इज ऑल्सो वन मेटल, ये मशीनेबिलिटी इम्प्रूव कर देती है। बोरोन को बहुत ही मामूली सा डालने से ये हार्ड बना देती है, पावरफुल बना देती है। क्रोमियम भी हार्ड बनाता है और रेजिस्टेंस भी होता है कोरोजन के प्रति, यानी कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, यानी कोरोड नहीं होता क्रोमियम डालने से। कॉपर को डालने से भी कोरोड नहीं होता। सो डिपेंड करता है, जो थोड़ा सस्ता होगा वहाँ पे हम कॉपर डाल देंगे, जहाँ पे एक्सपेंसिव होगा वहाँ पे हम क्रोमियम डाल सकते हैं। ये फिर अलग अलग है, लाइक निकल टफ बनाता है मेटल को और कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है। सिलिकॉन स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। सल्फर फ्री मशीन प्रॉपर्टी होती है। टाइटेनियम मैंने आपको बताया था, टाइटेनियम इज, पेन को पता नहीं क्या हो रहा है, ओहो सॉरी, पेन में लगता है किसी की आत्मा आ गई। तो टाइटेनियम फिक्सेस कार्बन इन इनर्ट पार्टिकल, ये हम आगे पढ़ेंगे। टंगस्टन, आपको पता है टंगस्टन क्या है, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अमंग मेटल्स। तो वो क्या करते हैं, हार्ड बनाता है एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो नेक्स्ट अब गोल्ड के बारे में बात करते हैं। गोल्ड हमारा बहुत ही महंगा हो चुका है, ठीक है, बहुत ही महंगा हो गया, ये अब धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले आपको याद हो तो इंडिया को, भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था क्योंकि बहुत सारा गोल्ड होता था हमारे पास। बट फिर देन वही इन्वेडर्स आए, लूटपाट हुई और सोना धीरे धीरे कम हो गया। इंडिया सबसे ज्यादा यूज भी करता है, आपको अपनी मम्मियों के बारे में पता होगा, हमेशा बोलते होंगे मुझे गोल्ड का ये दिलवा दो वो दिलवा दो, ठीक है। सो सोना जो होता है वो क्या है, अगर हम प्योर सोने की बात करें, जो गोल्ड है उसको हम मेजर करते हैं एज कैरेट, ठीक है। खाने वाला कैरेट नहीं है ये वेइंग वाला कैरेट है। इवन आपका जो डायमंड है, डायमंड को भी हम
कैरेट में करते हैं। 24 कैरेट इज प्योर, के से भी होता है, के भी होता है कैरेट। 24 कैरेट इज प्योर गोल्ड। अब प्योर गोल्ड वो यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है, सॉफ्ट माना जाता है, प्योर गोल्ड के लाइक ज्वेलरी नहीं बन सकती, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो प्योर गोल्ड है वो अलग होता है, उसका इवन उसका जो प्राइस है वो भी अलग होता है। और जो आपका दूसरा गोल्ड है लाइक जो जिसकी ज्वेलरीज बनती है वो भी अलग होता है। तो डिफरेंट टाइप का आपने सुना होगा गोल्ड होता है, लाइक 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट। आपने आई एम श्योर उसकी एड देखी होगी तनिष्क की या और भी जो भी ब्रांड्स होते हैं। सो 24 कैरेट, 22 कैरेट एंड 18 कैरेट, और भी फर्दर हम बना सकते हैं 14 कैरेट, 12 कैरेट। जितना कैरेट कम होगा उतना ही प्राइस जो है गोल्ड का वो कम होगा। इट मीन्स मतलब क्या है, बहुत सीधा सा मतलब है कि भाई गोल्ड होता है महंगा, तो जितना ज्यादा गोल्ड का क्वांटिटी होगा उतना ही आपका महंगा होगा ना, जो भी ज्वेलरी होगी वो उतनी महंगी होगी। यानी गोल्ड का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। इसका एक और एग्जांपल में हम ले सकते हैं लाइक आईफोन्स। आप लोगों के पास आईफोन, आईपैड होंगे, तो आईफोन इतना महंगा होता है क्योंकि उसमें गोल्ड का पार्टिकल भी यूज होता है, ठीक है। उसको उसका जो भी इंक्रीज करना होता है मशीनरी पार्ट, उसमें गोल्ड का यूज होता है। आप ये पढ़ सकते हैं कहीं पे कि जितने जो जो मशीन जो फैक्ट्रीज हैं आईफोन एप्पल की, वो लगभग साल भर में बहुत सारा सोना निकाल लेती हैं अपने फोन से, ठीक है। अब अपने मम्मी पापा का प्लीज फोन मत तोड़ना सोना निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके एक फोन में बहुत ही कम होगा, वो बहुत सारे फोन यूज करते हैं जिसमें से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं गोल्ड। सो दिस इज 24 कैरेट गोल्ड। अब 24 कैरेट का मतलब क्या है, मान लो 24 एटम है टोटल एक पर्टिकुलर पीस में, तो 24 एटम्स किसके होंगे, 24 पार्टिकल होंगे गोल्ड के, यानी पूरा का पूरा गोल्ड ही होगा। तो इसीलिए जो प्योर गोल्ड होता है उसमें हम लिखा होता है, अगर आप पढ़ सकते हैं कहीं अमेजोन वगैरह पे देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी सोशल ये साइट्स होती है कॉमर्शियल साइट्स, वहां पे अगर आप लिखो कि गोल्ड कॉइन, तो उसमें आपको दिखाएगा अलग अलग टाइप का 18 कैरेट, 14 कैरेट, 24 कैरेट, सेम ग्राम होगा बट प्राइस का डिफरेंस होगा। लाइक 24 कैरेट जो प्योर गोल्ड होता है वो 99.9% बोलते हैं इट इज प्योर, ठीक है। अब 22 कैरेट का मतलब क्या हुआ कि अगर 22 पार्टिकल्स होंगे गोल्ड के, तो 2 पार्ट्स होंगे किसी और एलिमेंट के लाइक कॉपर, सिल्वर, जिससे वो थोड़ा टफ हो जाए और ज्वेलरी बनाने में इजी हो। सिमिलरली 18 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या होता है, 18 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है कि टोटल हमने बोला 24 कैरेट वाला क्या होता है प्योर, तो 18 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या होगा, आउट ऑफ 24 18 इस एटम गोल्ड का एटम होगा, 18 तो गोल्ड का एटम होगा, लेकिन बाकी जो बचा कितना बच गया, 6 6 जो होंगे वो अदर एलिमेंट होंगे लाइक कॉपर और सिल्वर। हम या तो तांबा डालते हैं या चांदी, या कई जो 18 कैरेट और 14 कैरेट होता है उनमें दोनों ही डलता है, कॉपर भी डलता है, तांबा भी डलता है और चांदी भी डलती है, तो अब मिक्सचर हो गया। तो ऑब्वियसली सोना तो कम है तो इसलिए प्राइस भी कम होगा, ठीक है। उसी तरह 14 कैरेट गोल्ड है तो उसमें और कम हो जाएगा। इसीलिए जब आप ज्वेलरी अगर आप सेल करते हो, मान लो आपको बेचना है उसको, क्योंकि सोना है वो बहुत अच्छा होता है, एसेट है आपका, अगर आप उसको बेचने जाओगे तो डिपेंड करेगा, अगर आपका प्योर गोल्ड है तो वो बहुत कम डिडक्शन करेंगे, अगर अब वो ये 18 कैरेट है या 22 कैरेट है तो वो थोड़ा डिडक्ट कर लेते हैं, काट देते हैं कि भाई आपका प्योर नहीं है, इसमें कॉपर और सिल्वर भी है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट की पर्पज से हमें हमेशा प्योर गोल्ड लेना चाहिए, ज्वेलरी हमें नॉर्मल जो भी हमारे पहनने वहनने के लिए लेनी चाहिए, ठीक है। बहुत डिटेलिंग में मैंने आपको गोल्ड के बारे में बता दिया, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज 24 कैरेट, दिस इज 18 कैरेट एंड दिस इज 14 कैरेट गोल्ड। नेक्स्ट आप बताओ कॉपर और जिंक किसका अलॉय हो सकता है, ये गैस करो जल्दी से, गैस नहीं करना, मैंने बता रखा है और आपको ट्रिक भी बता रखी है स्पेशल क्लास में। एक और अनाउंसमेंट कर देती हूँ मैं, आज मैं आपको कार्बेंट्स कंपाउंड पढ़ाने जा रही हूँ अन अकेडमी पे स्पेशल क्लास में, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय स्पेशल क्लास एट 8:30 PM। 8:30 रात को हम स्पेशल क्लास में कार्बेंट्स कंपाउंड करेंगे। काफी बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो यूट्यूब वाले भी बच्चे जो हैं जल्दी से अन अकेडमी पे आ जाओ, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, जल्दी से मुझे फॉलो करो, और सब चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा जो प्रोफाइल है उसका लिंक दिया है, जल्दी से मुझे फॉलो कर लो और 8:30 के लिए एनरोल हो जाओ। नेक्स्ट इज बताओ जल्दी से ये किसका अलॉय हो सकता है, जल्दी से कमेंट करो। चलो मैं हिंट दे देती हूँ, या तो होगा ये ब्रास और ब्रॉन्ज, अब बताओ।
सो दिस इज ब्रास, ब्रास होगा ये। एंड व्हाट इज ब्रास? ब्रास देखा होगा आई एम श्योर आपने अपने घर में। एन अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो ब्रास इज कॉपर एंड जिंक। तो ब्रास को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रास इज अ पित्तल। ये पीला पीला होता है, पित्तल। तो ये है ब्रास। देखो कितने सारे येलो येलो जो बनते हैं, ये जो भी बैंड बाजे वाले बजाते हैं, ठीक है, वो सब ब्रास का होता है। बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है वो, सोनोरिटी भी उसकी बढ़ जाती है जिस हिसाब से साउंड इफेक्ट डालते हैं वो। तो सॉलिड ब्रास इज अ होमोजेनस मिक्सचर, अ सब्स्टिट्यूशनल अलॉय। नाउ व्हाट इज सब्स्टिट्यूशनल अलॉय? इट इज जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट हो जाता है जो थोड़ा अमाउंट है। लाइक कॉपर का अमाउंट ज्यादा है, लाइक 70%, एंड 30% हो गया आपका जिंक। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। मैंने बोला था ना आपको कि कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। और उसमें कुछ कुछ पार्ट में क्या आ जाता है कॉपर की जगह जिंक, जिससे उसकी ड्यूरे बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये तो हो गया। तो ये देखो आप, जो बहुत सुंदर सुंदर इन आयरन नेल्स हैं, ये भी इसके ऊपर कोटिंग कर रखी है। अब ये कैसे होते हैं? कोटिंग वाला सिस्टम क्या है? देखो ये तो पूरा का पूरा बना हुआ है उसी से, ठीक है, पूरा जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो उसी से बना है। बट कुछ जगह प्लेटिंग भी होती है, ठीक है, गोल्ड प्लेटिंग सुना होगा आपने। उसी तरह ब्रास की भी प्लेटिंग होती है, लाइक ये प्लेटिंग कर रखी है। तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रास प्लेटेड। नाउ दिस इज हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है, ये डिफरेंट है। अलॉय इज समथिंग डिफरेंट, एंड जो प्लेटिंग है वो डिफरेंट है। दिस इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। इसमें क्या सिर्फ ब्रास ही है, आउटसाइड ब्रास है, बट अंदर क्या है? जिंक ज्यादा है, या जिसका भी वो बना है वो ज्यादा है, बस ऊपर से प्लेटिंग कर दी हमने। तो यहाँ पे देखो जिंक का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा हो गया, एंड कॉपर का कम। नाउ स्टील इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टील हम यूज करते हैं, बेसिकली जो आप आयरन बोलते हो वो स्टील होता है, ठीक है। स्टील में क्या होता है? 99% तो आपका आयरन ही होता है, एंड 1% और इवन लेस परसेंट क्या होगा? कार्बन। अब कार्बन क्यों यूज करते हैं हम? आपको लगता है आयरन तो बहुत स्ट्रांग होता है। मैम नहीं बेटा, आयरन स्ट्रांग नहीं होता इतना, उसको हार्ड बनाया जाता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर। सो इवन जो स्ट्रांग होता है, डिपेंड करता है कि कार्बन कितना है उस पर। वो ब्रिटल भी हो सकता है बट स्ट्रांग भी हो सकता है। सो इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं कि उनको कोई भी फ्लाईओवर या कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें वो कितना कार्बन डालें, सो दैट वो उतना ही टफ, हार्ड और ब्रिटल ना हो। तो व्हाट इज इंटरस्टिशियल अलॉय? एक सब्स्टिट्यूशनल पढ़ा था, एक इंटरस्टिशियल। सो जो आयरन है उसका एक स्टोक्योमेट्री बोलते हैं इसको, एक अरेंजमेंट होता है लाइक दिस। पता नहीं आज पेन को क्या हो रहा है 2-3 दिन से। आई विल चेंज माई पेन। कह रहे मैम मुझे छोड़ दो, बाय बाय बोल दो। लेट अस सी, इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो छोटी छोटी स्पेस है, एक वेकेंट स्पेस है। तो कोई भी मेटल और नॉन मेटल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है लाइक दिस। यहाँ पे क्या ये स्पेस था, इसको ऑक्यूपाई कर लिया कुछ कुछ जगह। तो ऐसे ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल, ठीक है। एंड दैट अलॉय विल बी नॉन एज इंटरस्टिशियल अलॉय। तो दिस इज स्टील। स्टील में क्या है? मैक्सिमम पार्ट किसका है? आयरन का। एंड थोड़ा सा पार्ट किसका है? कार्बन का। आयरन का जो रेडियस है वो बड़ा है, दैट इज वाई आयरन को बहुत बड़ा दिखाया गया, एंड कार्बन छोटा सा है, स्मॉल साइज होता है, इसलिए उसको छोटा दिखाया गया। सो सब्सक्रिप्शन प्लान जिसको भी लेना है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माय कोड, दैट इज प्रीति। एंड मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपके पेरेंट्स से बात करनी है सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए, उनको समझाना है, या फिर आपको फर्दर डिस्काउंट चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो ऑन अनअकैडमी। सो ये है, देखो एक एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा ये क्या है? ये आपका मशीनरी पार्ट है, टूल किट है। काफी बच्चों को आई थिंक यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मैंने गलत जगह प्लेस कर दिया। नेक्स्ट इज गैल्वनाइज नेल्स एंड स्क्रूज। आपने आई एम श्योर देखा होगा कि चमकदार, बहुत ही प्यारा व्हाइट व्हाइट सा, सिल्वरी व्हाइट कलर का भी नेल होता है, ग्रेश कलर का होता है। तो ये क्या होता है? दिस इज बेसिकली गैल्वनाइज। नाउ व्हाट इज गैल्वनाइजेशन बता रखा है आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। गैल्वनाइजिंग इज बेसिकली कोटिंग ऑफ जिंक।
so that it can resist corrosion. आयरन का corrosion resist करने के लिए we apply zinc coating and that is known as galvanization. If we are applying aluminum coating तो क्या बोलेंगे उसको, जल्दी बताओ. Yes, aluminum का coating is known as anodizing. ठीक है. तो यूज डेक स्क्रूज फॉर एनी आउटडोर प्रोजेक्ट. मैंने आपको बताया था कि बाहर का कोई प्रोजेक्ट है, लाइक आउटसाइड में अगर कोई प्रोजेक्ट है और बारिश आ सकती है तो वो रस्टिंग होना नेचुरल है. ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज नीडेड, दो चीजें हैं जिससे रस्टिंग होती है. तो उसके लिए हम ये गैल्वेनाइज यूज करते हैं सो दैट जो भी हम बना रहे हैं उसका ड्यूरेबल रहे. आयरन विल रस्ट इफ अनट्रीटेड. अगर उसको ट्रीट नहीं किया, उसको कुछ इलाज नहीं किया तो वो रस्ट हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. ये एक महान हस्ती है, सोल्जर है, इनका भी जो आर्मर है ये बना रखा है हमने गैल्वेनाइज्ड. तो देयर आर सम क्वेश्चन इज, वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय ऑफ आयरन. आयरन का अलॉय क्या होता है, कौन बताएगा? विटालियम, ब्रास, इनवार और सोल्डर. नए नाम सुने होंगे आपने, विटालियम एंड इनवार. सो अलॉय का, आयरन का अलॉय क्या है इसमें से? इनवार. इसमें निकल और मिल जाता है जिससे वो और टफ और अच्छा बन जाता है. ठीक है. सो दिस इज अ फेरस अलॉय. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय ऑफ लेड. लेड का अलॉय क्या है? इज इट विटालियम, ब्रास, इनवार और सोल्डर? तो ये तो आपको बता दिया मैंने कि आयरन का है. ब्रास किसका है आपको पता है, ब्रास बताया था आपको. विटालियम का आप मुझे कमेंट करेंगे कि विटालियम क्या है, ये अलॉय है या नहीं है, और है तो किसका है. लास्ट इज सोल्डर. तो यस, सोल्डर में लेड और टिन होता है 50-50% एंड दिस इज एन अलॉय ऑफ लेड. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय ऑफ कॉपर. कॉपर का अलॉय क्या है? ब्रास है, बता रखे आपको, ब्रास एंड ब्रॉन्ज. व्हाट इज स्टर्लिंग सिल्वर यूज्ड फॉर. स्टर्लिंग सिल्वर है, इसका कॉम्पोजिशन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. मैंने आपको पहले बता रखा है, आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं. तो इट इज यूज फॉर मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है बट इसमें सिल्वर नहीं होता. Which of the following is not an alloy? Steel is an alloy, yes. Copper, no. Brass is an alloy, bronze is an alloy. Why copper is not alloy? Because copper is a metal. Metal है वो, and metal तो pure element है ना, तो वो alloy नहीं है. It is not a mixture. So next is electrochemical series. Now what is electrochemical series? Electrochemical series is just like any reactivity series. अब देखो, मैंने आपको बताया था reactivity series is basically arranging metal ऑन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. ठीक है, टॉप से बॉटम तक वो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब क्वेश्चन ये आता है कि एक तो हम एनालाइज करते हैं, लाइक ऑब्जर्व करते हैं कि मैंने सोडियम को बाहर निकाला एंड इट्स स्टार्ट रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, एंड अगर मैंने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इट कैचेस फायर. ठीक है. और मैंने देखा कि जो आयरन में अगर मैं पानी डालती हूँ तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आग लग जाती है. इट मीन्स आई कैन से दैट सोडियम और पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. ठीक है, क्योंकि वो बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है, दूसरा जो है वो विग्रसली रिएक्ट नहीं करता. तो ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन. अगर आप पूछो मैम आउट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विच इज मोर रिएक्टिव, क्या सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है या पोटेशियम? सो अगर मैं बोलूंगी नहीं बेटा पोटेशियम रिएक्टिव है, तो आप बोलोगे भाई कितना रिएक्टिव है, मुझे कैसे पता चलेगा? आप क्वांटिटेटिवली बताओ ना कि इतना रिएक्टिव है, ये इतना ज्यादा है, इतना कम, कितना परसेंट है. तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, इसमें ये है कि आपको मेजरिंग पता चला है कि ये कितना है. सो देयर इज सीरीज और कुछ वैल्यूज होते हैं. इट इज जस्ट लाइक योर नंबर लाइन 0, इस तरह से कि नंबर लाइन की तरह है. तो जैसे नंबर लाइन में 0 होता है, नीचे फिर नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यूज होती हैं. तो वो क्या होता है बेसिकली, एक इलेक्ट्रोड सेल होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं. आपको याद है मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन होता है, एंड हाइड्रोजन को हम क्यों इंक्लूड करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि हम इंक्लूड करते हैं बिकॉज बहुत सारे मेटल्स रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं. उससे हमें पता चल जाएगा कि इससे ऊपर वाली रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन इवॉल्व करेगी, नीचे वाली नहीं करेगी. बट देयर इज समथिंग अदर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. अलग एक्सप्लेनेशन है जो कि आप 11th-12th में और डिटेल में पढ़ोगे. वो मैं आपको बता रही हूँ कि हाइड्रोजन इज लाइक रेफरेंस पॉइंट. कोई भी सिटी है उसका अगर हम
रेफरेंस पॉइंट देखते हैं, जीरो देखते हैं, तो उसका बस स्टैंड जो होता है, जनरली जो सिटीज का बस स्टैंड होता है उसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि वो 0 किलोमीटर वहां से स्टार्ट है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? It is just activity or reactivity series. It is a list which describe the arrangement of element in order of their increasing electrode potential values. कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही हम रिएक्टिविटी सीरीज बता देंगे कि वो कितना, कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। अभी कैसे पता चलता है? ये हम पोटेंशियल वोल्टेज मेजर करते हैं अलग अलग इलेक्ट्रोड का, यानी हम अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लेते हैं और एक इलेक्ट्रोड हमारा परमानेंट होता है, दैट इज हाइड्रोजन, एंड उसको बोलते हैं हम शी, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हमने ये क्यों लिया? बिकॉज जो इसका हम पोटेंशियल देखते हैं, इसका पोटेंशियल आता है 0, तो इसको हम लेते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट, और इसके कंपैरेटिव में हम देखते हैं कि किस मेटल नॉन मेटल का कैसा। तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द इलेक्ट्रोड मेटल और नॉन मेटल इन कॉन्टेक्ट विद देयर आयंस आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज, कि स्टैंडर्ड रिडक्शन की कितना रिड्यूस हो सकता है, कितना जल्दी एंड कितना जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। जैसे हम बोलते हैं मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये कैसे पता चलता है मुझे? by measuring this electrode potential value. This is setup experiment. अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? अभी तो नहीं कर सकते बिकॉज वी नीड सम सॉल्यूशन, दैट इज वाई ये जो था कि सॉल्ट सॉल्यूशन हमें डालना होता है, तभी तो कंडक्टिविटी होगी। सो दिस इज वन सेल, ठीक है, कैथोड एनोड हो गया, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, वोल्टेज डाल दिया इसमें, आयोन्स का मूवमेंट है। Yes, the metal higher in the electrochemical series loses electron to the metal lower down. ठीक है, जो हायर सीरीज में है वो क्या है? जल्दी जल्दी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज होगा वो एज कंपेयर टू लोअर मेटल्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू वायर्स, ऑब्वियसली वायर्स के थ्रू फ्लो करेगा, एंड आयंस फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, और जो आयंस है वो नीचे फ्लो कर रहे हैं। सो इट इज कंप्लीटिंग द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वन मेटल टू अनदर मेटल टू क्रिएट अ वोल्टेज, एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं वो फ्लो। इमेजिन यू कनेक्ट डिफरेंट मेटल टू टिन। सपोज करो आपने टिन से कनेक्ट कर लिया, अभी मैंने आपको बताया मैंने हाइड्रोजन से कनेक्ट किया, बट मान लो मैंने टिन से कनेक्ट कर दिया, टिन के रेफरेंस में ले रही हूँ मैं, टिन को 0 मान लेंगे। सो टिन के रेफरेंस में लेंगे तो टिन से पावरफुल क्या होगा? आयरन उससे ऊपर होगा, यानी उससे ज्यादा वैल्यू होगी, जिंक की ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की उससे भी ज्यादा होगी, तो ये हो गया। लेकिन लेड की उससे कम होगी, नेगेटिव में वैल्यू होगी, थोड़ी कम होगी उससे, तो ये 0 हो गया। इससे ऊपर वाले पॉजिटिव होंगे, इससे नीचे वाले नेगेटिव। तो ये हो गया। Mg का है +1.2, कॉपर का है 0.5 वोल्ट एंड टिन का है 0 वोल्ट। सो पॉजिटिव क्या है? जो उससे अबव है, 0 से अबव पॉजिटिव होगा, यानी मोर रिएक्टिव होगा, लार्ज नंबर गैप होगा, नंबर गैप भी बहुत ज्यादा होता है उनके बीच में। देखो 1.2 है, 0 का वैल्यू है, और उससे जो नीचे होगा उनका वैल्यू कम होगा। लाइक नेगेटिव है, द मेटल इज बिलो द अदर मेटल इन द ECS, बाकी मेटल से अलग होगा, नीचे होगा। टिन हमने रेफरेंस लिया तो टिन से कॉपर नीचे होगा, और टिन क्या होगा? 0। इसमें स्मॉल गैप होगा, ठीक है, टिन जो है 0 वोल्ट है और ये 0.5 है, बहुत ही स्मॉल गैप है, बट Mg और Sn में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो 0 इज द मेटल सेम एज द अदर मेटल्स। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं, लाइक मैग्नीशियम इज ऑन टॉप, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, एंड टिन इज टेकन एज रेफरेंस, इट इज 0, देन लेड, कॉपर, एंड उसकी नेगेटिव वैल्यू होगी। इनमें स्मॉल गैप होगा, नेगेटिव वैल्यूज होगी, इनमें ज्यादा गैप होगा एंड पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे रिएक्टिविटी सीरीज अरेंज करते हैं क्वांटिटेटिवली। और अगर आपको कोई डिफरेंट टॉपिक पढ़ना है या कोई और कुछ पढ़ना है इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री से रिलेटेड, यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन, और टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लो, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, एंड आप जल्दी से मेरे साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ जाएं। प्रीति पांडे मेरा नाम है, जो कि आप सर्च कर सकते हो, और यू कैन फाइंड मी विद द हेल्प ऑफ द लिंक विच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जल्दी से कमेंट करके बताना कि कैसी लगी ये वीडियो आपको, आपने कुछ नया सीखा अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल सिलेबस। एनसीईआरटी के सिलेबस से अलग मैंने आपको बताया है, अलोइंग काफी डिटेल में बताई है। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा।
So take care. Bye bye. Have a good day.